अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। आज हम ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस डिज़ीज़ के बारे में हम आज आपको लेक्चर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी आप इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर दें। इसकी जो डेफिनेशन है जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो अब हम पहले रीड कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बुक के लिहाज से भी क्लियर हो जाए। बुक में जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है ब्रोंकियल एस्थमा, कॉमनली रेफर्ड टू एज एस्थमा, इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन characterized by inflammation of the airways, bronchospasms, constriction of the bronchioles, and increased mucus production। इस डेफिनेशन से ही बहुत सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको मैं इसके साथ आसान डेफिनेशन भी बताऊंगा। पहले हम इसके बारे में इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपकी बुक में कहा गया है कि जो ब्रोंकियल एस्थमा है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ऐसी क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक कहते हैं जो दायमी होती है, जो ज़्यादा अरसे तक रहती है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारे एयरवेज है वो उनमें सूजिश हो जाती है, वो मुतासिर होते हैं, सांस लेने में मसला हो जाता है, और इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन और बलगम जमा हो जाता है, म्यूरेशिया की तादाद में इजाफा हो जाता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको सही तरह से इसके बारे में इसकी ट्रांसलेशन बताता हूँ। ब्रोंकियल एस्थमा को हम धीमा भी कहते हैं, एस्थमा को धीमा कहते हैं। ब्रोंकियल धीमा एक दायमी बीमारी है जो सांस की नालियों को मुतासिर करती है। इसमें सांस की नालियां हसास हो जाती हैं, सोजिश आ जाती है और अक्सर सिकुड़ जाती हैं, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। आपको भी पता होगा कि दुनिया भर में लाखों लोग इससे मुतासिर हैं। हर वक्त इलाज ना होने पर ज़िंदगी के मुयार पर असर पड़ सकता है। इसकी जो शॉर्ट डेफिनेशन है जो मैंने इसके लिए तैयार की हुई है, अगर आपको बुक वाली थोड़ी सी मुश्किल लगे, डिफ़िकल्ट लगे, तो आप ये वाली भी कर सकते हैं जो मैंने इसके लिए तैयार की हुई है। एस्थमा इज़ अ क्रोनिक डिजीज़ दैट अफेक्ट्स द एयरवेज ब्रोंकाई। एयरवेज का आपको बताइए ब्रोंकाई है, आपके नाम से ये शो हो रहा है ब्रोंकियल एस्थमा, यानी कि ये ब्रोंक्यूल से रिलेटेड डिजीज़ है। एस्थमा इज़ अ क्रोनिक डिजीज़ दैट अफेक्ट्स द एयरवेज ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। इट कॉजेज द एयरवेज टू इन्फ्लेम, यानी कि स्वेलअप का हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, प्रोड्यूस मोर म्यूकस दैन यूजुअल। आम रूटीन के अलावा ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन करता है ये। नैरो ड्यू टू मसल टाइटनिंग अराउंड द एयरवेज। ब्रोंकियोस्पाम्स, ब्रोंकियोस्पैम लिखा हुआ है, स्पासम लिखा हुआ है, जिसका मायने ये है कि ये जो आपके ब्रोंक्यूल्स के जो एयरवेज है, स्मॉल एयरवेज, वो नैरो हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, हमारी टाइटनिंग हो जाती है और म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है, जो वहाँ के जो मसल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इस वजह से सांस। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, किस वजह से ये डिजीज़ होती है। तो वो अब हम पढ़ते हैं। आपकी बुक में जो इसके कॉजेज़ लिखे हुए हैं वो हैं एस्थमा सिम्पटम्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। मुख्तलिफ कॉजेज़ के हो सकते हैं, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से ये आपको हो सकता है, इंक्लूडिंग एलर्जेंस सच एज पोलन, डस्ट माइट्स, एनिमल डेंडर, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, फिजिकल एक्टिविटी, कोल्ड एयर, पोल्यूटेंट्स एंड इरिटेंट्स। ये इसके कॉजेज़ हैं। एलर्जेंस, पोलन, डस्ट, एनिमल डेंटर, मोल्ड, ये इसके जो कॉजेज़ में से ये भी एक हैं, जिनकी पोलन, डस्ट वगैरह, माहौलियाती आलूदगी, धुआं, पोलन, धुआं, केमिकल, ये इसके कॉजेज़ में है। इसके बाद एनवायरमेंटल इरिटेंट्स, माहौलियाती आलूदगी, जिनियाती अवामी, अगर फैमिली में दिमाग की कोई कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी ये है, अगर आपकी फैमिली में कोई है जेनेटिक जीन के साथ, ये भी वगैरह आ सकता है, हो सकता है ये भी। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी है ये, कोल्ड, फ्लू वगैरह से भी हो सकता है ये। अगर फ्लू और कोल्ड की जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, जो इसके ट्रीटमेंट होता है, वो वक्त पर ना करवाया जाए तो ये सवेयर होती है, दिन ब दिन ये इंटेंस होती है, शदीद होने लग जाती है अगर आप इसका टाइम से इलाज नहीं करवाएंगे। इसके बाद इमोशनल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी या फिजिकल एक्टिविटीज़, ये भी इसकी कॉजेज़ में आ सकते हैं। और इन्फेक्शन में भी, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये इसकी कॉजेज़ में है, इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके जो अवामिल हैं वो भी आप सुन लें, मोटापा, एलर्जी का रुझान, फ़ज़ाई आलूदगी, सिगरेट नोशी या पैसिव स्मोकिंग, ये भी आपको पता है। सिगरेट नोशी भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है आजकल, तो इससे जितने भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, सांस लेने के जो हैं, ज़्यादातर स्मोकिंग से होते हैं। नहीं तो ये आजकल धुआं होता है आलूदगी की वजह से या स्मोकिंग की वजह से ज़्यादातर हो रहे हैं। इसके बाद इसका हम सिम्पटम्स इसके हम पढ़ते हैं। सिम्पटम्स, पेशेंट क्या फील करेगा जब इसको ब्रोंकियल अस्थमा होगा, तो वो भी हम पढ़ते हैं अब। सिम्पटम्स में इसके कफ होगी,
persistent cough with mucus production, खांसी आएगी उसको, वक्फे से खांसी आएगी और साथ रेशे वाली भी आएगी, खुश्क खांसी भी, रेशे वाली भी, और उसको अगर सवियर कंडीशन है तो साथ खून भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है, स्वीजिंग भी उसको होगी खांसी के दौरान या सांस लेते वक्त उसको अंदर से आवाज़ें भी आएंगी, चेस्ट टाइटनेस, पेन होगी चेस्ट के ऊपर, और चेस्ट पर वजन महसूस होगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी, और जो कहते हैं उसके जो एयरवेज है वहाँ एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी म्यूकस की, ज़्यादती हो जाएगी रेशे की उसके स्मॉल एयरवेज में, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होगी, रैपिड ब्रीथिंग होगी। तो ये इसकी हैं सिम्टम्स। इसके बाद जो इसका डायग्नोसिस है जो मैं आपको बताने लगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं डायग्नोसिस के हवाले से, तो ये आपने ज़रूर नोट करना है। डायग्नोसिस जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है, डायग्नोसिस इज टाइपिकली बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लंग्स function tests such as spirometry which measures the amount and speed of air that can be inhaled and exhaled। इन्होंने जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो बस ये लिखा हुआ है कि आपने मेडिकल हिस्ट्री बतानी है, मेडिकल हिस्ट्री होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन, लंग फंक्शन टेस्ट, LFT, स्पायरोमीट्री, ये वगैरह होता है। इसके अलावा अगर आपने इसकी डिटेल में जाना है तो आप मेडिकल हिस्ट्री बताएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री का आपको पता है, आप पहले भी हमने 2-3 लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। मेडिकल हिस्ट्री वो होती है जिसमें जो पेशेंट है वो कुछ दिनों से जो फील कर रहा होता है वो बताता है कि मुझे ये 3-4 दिन से हो रहा है, जो सिम्टम्स वो फील करता है वो बताता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपका मुआयना करते हैं, बुखार वगैरह चेक करते हैं या टेस्ट वगैरह लिखते हैं या मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। लंग फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, इसका लंग फंक्शन टेस्ट में स्पायरोमीट्री होगा, जिसमें हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेट चेक करेंगे, कितनी मकदार में, कितनी अमाउंट में ये हम एक्सहेल या इनहेल कर रहे हैं। पीक फ्लो टेस्ट होगा, एलर्जी टेस्ट भी इसका होगा, और इसका मिथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, ये भी इसका टेस्ट होगा, ये इसके डायग्नोसिस में है। इसके बाद इसके ट्रीटमेंट पर अब हम नज़र दोहराएं तो ट्रीटमेंट पर सबसे पहले इसका यही आएगा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल आपको अपना चेक करना पड़ेगा कि हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारा जो ये डिज़ीज़ है ये हमें हुआ है, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो गया है, हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये है कहते हैं ट्रीटमेंट में सबसे पहले इसका यही आएगा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। इसके बाद आएगा रिलीवर्स, ब्रोंकियोडिलेटर्स होते हैं वो रिलीवर्स होते हैं, वो हम क्यों यूज़ करेंगे शॉर्ट एक्टेंट दवा जैसे कि साल्बुटामोल फॉर रिलीफ के लिए, यानी कि ये शॉर्ट एक्टिंग दवा होती हैं, रिलीवर्स होती हैं ब्रोंकियोडिलेटर्स, ये आपको पता ही होगा इसके बारे में। इसके बाद है कंट्रोलर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो हम अद्वियात देंगे, कंट्रोलर्स देंगे, फिर कॉम्बिनेशन थेरापीज़ की होगी, LBA होगा, ICS होगा, और कुछ अद्वियात वगैरह होती हैं वो भी होगा, एलर्जी से बचाओ, सांस की बहाली की मुश्किलें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह वो भी हम करेंगे। जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं वो है कंट्रोलर मेडिकेशंस, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन सच एज इनहेल corticosteroids, leukotriene modifiers and long-acting beta-agonists are used to control inflammation and prevent symptoms. Reliever medications, short-acting beta-agonists provide quick relief during acute episodes to relieve bronchospasm. Allergen and trigger avoidance, identify and avoiding triggers such as infection, allergens, irritants, and emotion stress are important aspects of asthma management. Regular monitoring of symptoms and lung function help in adjusting treatment plans as needed. तो ये जो कंडीशन होती है ये ऐसा सवेयर होती है, तो उसको सवेयर होने से पहले ही आपने इसको कंट्रोल करना है, इसको सवेयर नहीं होने देना। अगर सवेयर हो जाएगी फिर ये ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको ट्रीटमेंट करने में। तो ये इसके बारे में जो डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना है।